हेलो बच्चों, आई एम मोनिश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। दोस्तों आज सभी हम बायो के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर आप पहले से ही जानते हैं, जेनेटिक्स हम लोग कर रहे थे। जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से प्रोबेबिलिटी है कि एक दो क्वेश्चन मिल जाए, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ज़्यादा टाइम आज हम नहीं देंगे, थोड़ा टाइम है हमारे पास, लेकिन थोड़े टाइम में मैं एक ही टॉपिक कवर करने वाला हूँ। और बेटा एक टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो बेहतरीन टॉपिक है। ये आप उठा के PYQs देखिएगा, आपको वहां से क्वेश्चन मिलेंगे। बेटा इस चैप्टर का 6 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें लगभग 1 या 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ जाते हैं। तो आपको हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। बेटा आज हम कवर करने वाले हैं डिसऑर्डर्स को। हो सकेगा तो हम इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन भी ले पाएंगे अगर टाइम मिला तो, नहीं तो हम डिसऑर्डर तो जरूर से जरूर कवर करेंगे। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो जेनेटिक्स का है। वो जेनेटिक्स का टॉपिक है अपना क्या, मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है बेटा? ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये अपना टॉपिक है। बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, पहला क्वेश्चन यहीं से आता है। व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर? तो आप जानते रहिए, सिंपल सी बात है भाई। जब जीन या क्रोमोसोम की हेल्प से, जीन की या क्रोमोसोम की हेल्प से, जीन या क्रोमोसोम के अदला बदली के कारण, जीन या क्रोमोसोम के सही सीक्वेंस पर ना आने के कारण, जीन या क्रोमोसोम के म्यूटेंट हो जाने के कारण, मैंने म्यूटेशन पढ़ाते समय आपको हाइपर एनुप्लॉइडी और हाइपो एनुप्लॉइडी में बताया भी था ये, कि जब जीन और क्रोमोसोम में कोई चेंज हो जाता है, जिसमें मैंने बताया था नाइट्रोजनस बेस का चेंज होना, पॉइंट म्यूटेशन, फिर मैंने उसी में आपको ऐड कराया था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बेटा म्यूटेशन इज द रिजल्ट ऑफ डिसऑर्डर। आप कह लीजिए कि म्यूटेशन जो है उसका रिजल्ट जो है क्या है, डिसऑर्डर ही है। बदलाव होगा तो कुछ ना कुछ चेंजेज आएंगे और उसके कारण बीमारियां होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसी को हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। और ये 2 तरह से होता है, या तो क्योंकि आपको पता है ना कि जो भी इनहेरिट होता है जनरेशन टू जनरेशन, वो किसकी हेल्प से होता है? आप बताएंगे जीन की हेल्प से। सर जीन की हेल्प से कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, कहाँ? जनरेशन टू जनरेशन। और जीन का सीक्वेंस अगर चेंज हो गया तो भाई कैरेक्टर का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अगर ये क्रोमोसोम आपके पास था और जीन था यहाँ पर A, यहाँ पर Y, यहाँ पर X, और यहाँ पर जीन था कोई भी, मान लो A, यहाँ पर था Z, यहाँ पर था M, तो एज सच अगर ट्रांसफर नहीं हुआ और चेंजेज आ गए और क्रोमोसोम नंबर ये वाला अगर चेंज होने के बाद, इनहेरिट होने के बाद, यहाँ पर A की जगह पर A है, यहाँ पर X आ गया या डिलीट हो गया, या यहाँ पर कुछ ऐड हो गया, X की जगह पर P आके ऐड हो गया, कभी ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो एक डिसऑर्डर बनता है। अब मैं बताऊंगा बेटा, जीन के हेरा फेरी के कारण, जीन के अदला बदली के कारण जो सीक्वेंस, जो सिचुएशन बनती है उसे हम कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ जीन डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या कहते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं या जीन डिसऑर्डर कहते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे क्रोमोसोम पर, अगर क्रोमोसोम के नंबर में कम हो जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या क्रोमोसोम का नंबर अचानक बढ़ जाए, तो उसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। आइए हम जानते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर कितने टाइप के हैं। तो हम आपको एक छोटी बात ये बता रहे थे, अब ले लेते हैं हम कि अपना डिसऑर्डर। डिसऑर्डर बच्चों 2 टाइप का है। एक को आप कहते हैं सिंपली, मैंने बताया अभी आप, एक को बोलते हैं जीन डिसऑर्डर और दूसरे को बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये हो गया जीन डिसऑर्डर, जीन डिसऑर्डर, जीन डिसऑर्डर, और दूसरा जो है वो क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। समझिएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और जीन डिसऑर्डर में अंतर क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और जीन डिसऑर्डर समझिएगा। यहां पर मैंने बताया कि जीन के सीक्वेंस में चेंजेज आएगा तो इसे जीन डिसऑर्डर, और क्रोमोसोमल, बेटा इसी को मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं, कह सकते हैं आप। और मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्या? मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर भी है, समझेंगे। अब ये कैसे हम जानेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जीन डिसऑर्डर में और कौन कौन से क्रोमोसोमल में, हमें पढ़ना क्या क्या है? तो आप जान लीजिएगा इजिली। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेंडेलियन डिसऑर्डर या जीन डिसऑर्डर में आपको कुछ सीक्वेंस में मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? जैसे कि मैंने आपको बताऊं तो पीछे आपको इसमें हमने कुछ पढ़ा भी दिया है। जैसे पढ़ा दिया है कलर ब्लाइंडनेस,
याद करो, मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा दिया है, या एक जीन डिसऑर्डर है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा दिया है, मैंने आपको इसमें हीमोफीलिया के बारे में भी पढ़ा दिया। याद करो, मैंने पढ़ाया है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के बारे में भी पढ़ा दिया है आपको। अब यहाँ पर आज इन दोनों के बारे में अगर बात की जाए तो ये कैसे डिजीज हैं, मैंने बढ़ाया था आपको, वाई लिंक्ड है या एक्स लिंक्ड है, तो ये दोनों बेटा एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हैं। कैसे हैं? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ये एक्स लिंक्ड है, ये भी एक्स लिंक्ड है। आज हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ना है इसके आगे कि अभी क्या क्या और बचा है। तो बेटा इसमें आज हम करेंगे सिकल सेल एनीमिया, एक पॉइंट, तीसरा डिजीज जो मैं वहाँ पे भी डिटेल नहीं पढ़ाया हूँ, ये आज आपको पढ़ा दूंगा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है मैं डिटेल में भी बात करने वाला हूँ। यह भी एक ऑटोसोमल डिजीज है और इस रिसेसिव डिसऑर्डर, यह भी रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो अभी आपको बताएंगे रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों कहते हैं इसको, रिसेसिव डिसऑर्डर है यह भी है। इसमें हमको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी पढ़ना है, इसी में हमको आज ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा दिया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के बारे में, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी डिटेल नहीं है इसका, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी तुम्हारे सिलेबस में। और हमको बेटा आज ही पढ़ना है थैलेसीमिया। क्या पढ़ना है? थैलेसीमिया एक डिजीज है, इसके बारे में आज ही जानना है। क्या है थैलेसीमिया? मैं बताऊंगा अभी अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। यहाँ पर आपको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी तो ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, लेकिन कैरियर सिकल सेल एनीमिया का क्या है, क्या कंडीशन होती है जब कैरियर होता है, क्या कंडीशन होती है कि जब सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में डिजीज सीवियर कंडीशन में होती है, सारी बातें करेंगे। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। और इसके बाद मैंने बताया कि आज ही हमको इसमें और भी कुछ टॉपिक्स लेने हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है। क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसके बारे में बुक में अपने नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस। ये सभी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जीन डिसऑर्डर में, इनमें पढ़ना है। इसमें बेटा आप जानते रहेंगे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है, ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ही एक ऐसी डिजीज है जो डोमिनेंट है, बाकी सभी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, सॉरी मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है ये कैसा है, यही एक ऐसा डिजीज है जो कि आप देखेंगे तो ये डोमिनेंट दिखेगी, मतलब ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है, बाकी सभी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। क्रोमोसोमल में क्या पढ़ना है बेटा? क्रोमोसोमल में हमें 3 बातें पढ़नी है, ध्यान दीजिएगा, बस 3 ही पढ़नी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैं लिख देता हूँ। पहला हमें पढ़ना है इसमें एक डाउन सिंड्रोम के बारे में। क्या पढ़ना है? डाउन सिंड्रोम पढ़ना है। और दूसरी डिजीज यहाँ पर पढ़नी है, दूसरा डिसऑर्डर पढ़ना है। डाउन सिंड्रोम डिजीज नहीं, डिसऑर्डर कह लेंगे, सिंड्रोम कह लेंगे। दूसरा सिंड्रोम हमको यहाँ पर पढ़ना है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ध्यान देंगे, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये हमें पढ़ना है। और तीसरा जो यहाँ पर पढ़ना है वो हमें पढ़ना है टर्नर सिंड्रोम। क्या पढ़ना है बेटा? टर्नर सिंड्रोम। सब इजीली सीख जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम आपको पहले भी बता चुका हूं, जब मैं म्यूटेशन पढ़ा रहा था तो वहां बताया था। डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम रिजल्ट है किसका? ट्राइसोमी का। और टर्नर सिंड्रोम किसका रिजल्ट है? मोनोसोमी का। ये बता चुका हूं आपको, यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं, इट इज द रिजल्ट ऑफ ट्राइसोमी। ये ट्राइसोमी का रिजल्ट है। और ये जो रिजल्ट है इट आल्सो रिजल्ट ऑफ ट्राइसोमी, और ये रिजल्ट है मोनोसोमी। लॉस ऑफ सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम का लॉस होना मोनोसोमी कहलाता है। मैंने इसको आपको म्यूटेशन में करवा भी दिया है। आगे बात करेंगे हम। सबसे पहला यहाँ पे जो हम लेने वाले हैं, क्या लेंगे आज? मैंने बताया ये दोनों तो हमने डिटेल में पीछे कर लिया है। आज हम लेंगे सिकल सेल एनीमिया। क्या लेंगे बेटा? सिकल सेल एनीमिया। फिर इसी में हम फिनाइल कीटोन्यूरिया भी लेंगे, क्योंकि फिनाइल कीटोन्यूरिया भी अपने सिलेबस में है। पहले हम सिकल सेल एनीमिया करेंगे, उसके बाद फिर हम लेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया, सेल एनीमिया,
समझेंगे सिकल सेल। एनीमिया तो आप समझ ही गए होंगे, एनीमिया का मतलब लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड का नुकसान या ब्लड की कमी, तो उसे हम कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। दूसरा वर्ड आ रहा है सिकल। सिकल का मतलब क्या होता है? सिकल एक शेप है, एक आकार है। बेटा अगर आरबीसी किसी कारणवश अपना आकार खो बैठे, अपना आकार खो बैठे, मैंने फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में इसको बेहतर करवाया है, लेकिन आप फिर समझ लीजिए कि अगर किसी कारणवश आरबीसी अपना आकार खो बैठे, अपना आकार चेंज कर ले, कोई ऐसा कारण हो जाए जिस कारण से आकार अपना चेंज कर ले, शेप चेंज कर ले, तो और शेप चेंज करके अपने जो रेगुलर शेप उसका है, रेगुलर शेप आरबीसी का मैंने बताया था ऐसा होता है, जिसे आप क्या कहते थे? बाइकॉनकेव शेप कहते थे। क्या कहते थे? बाइकॉनकेव शेप कहते थे। और इस शेप से चेंज करके ये अपने आप को अगर इस फॉर्म में बना लेता है, सिकल के फॉर्म में, इसको सिकल शेप बोलते हैं, इस फॉर्म में बना लेता है, दैट्स डिजीज। इसके कारण से क्या होता है आपको पता है? पहले मैं डिजीज समझा रहा हूं फिर आगे बढ़ाऊंगा। इस बीमारी के कारण बेटा होता क्या है कि जब आरबीसी अपना शेप चेंज कर लेता है, सिकल के शेप में हो जाता है, तो इससे होता क्या है कि जो ब्लड की पाइपलाइन है, जो ब्लड की वेन है, जहां से ब्लड होकर के गुजर रहा है, वहां पर कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है। भैया अगर आप समझ रहे हो ब्लड से इजिली आरबीसी के साथ, आरबीसी ये वाला बाइकॉनकेव का इजिली ब्लड में फ्लो कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसका शेप चेंज होकर के ऐसे वाला हो गया, ऐसे हो गया, इस शेप में हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड की पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में क्या होता है? ब्लॉकेज आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है? ब्लॉकेज आ जाता है। भाई समझो, दुबली पतली पाइपलाइन, पतली पतली सी तो होती है यार, और ये पाइपलाइन में जो ब्लड फ्लोट कर रहा था, ये जा रहा था, ये ब्लड इजिली जा रहा था जब बाइकॉनकेव शेप में आरबीसी थी तो, बट ये जा करके इस शेप में यहाँ पर ऐसे रुक गया, तो यहाँ पर जो वेन्स है उनमें ब्लॉकेज हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लॉकेज। कुछ आर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। और इस कारण से हो रहा है, इसलिए सिकल शेप के कारण से हो रहा है, इसलिए हम इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिकल सेल एनीमिया। फिर से समझेंगे। आरबीसी का बाइकॉनकेव शेप, आरबीसी का बाइकॉनकेव शेप डिस्टर्ब हो जाता है किसी कारण से, और कारण क्या है? जीन का डिस्टरबेंस। जीन के डिस्टरबेंस के कारण से आरबीसी का जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण से आरबीसी का शेप सिकल शेप में हो जाता है और ब्लड वेन्स में ब्लॉकेज आ जाती है। इस बीमारी को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और ये बीमारी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। कैसी डिजीज है? ये बीमारी जो है, इस बीमारी को हम कहते हैं, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ये समझाने वाली बात पूरी हो गई, मैं आगे आपको करा देता हूँ। सिकल सेल एनीमिया आप ये समझ चुके होंगे, हमको पूरी उम्मीद है। तो अब अगर हम बात करें कि ये कैसी बीमारी है, तो इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। समझेंगे इसे? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, पहला क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब ऑटोसोम के जीन्स में, क्रोमोसोम्स में चेंजिंग हो रही है, तो यहाँ पर ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। कैसी डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। अगर ये कैसे ट्रांसफर होती है, तो आपको पता है कि ये बीमारी जो है ये इनहेरिट होती है। मैंने अभी भी बताया कि जीन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, और जीन डिसऑर्डर में क्या होता है? डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से उनके बच्चों में ये ट्रांसफर होती है। अब मैं ये बता सकता हूँ आपको, यहाँ पर लिख सकता हूँ, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स। ये कहाँ से ट्रांसफर होगी? ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स। समझेंगे? ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब
माँ बाप से उनके बच्चों में ट्रांसफर हो रही है ये बीमारी, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। बेटा कैसे ट्रांसफर हो रही है जरा समझो, कैसे ट्रांसफर हो रही है। अब इसमें दो कंडीशंस होती है। एक कंडीशन जो नॉर्मल कंडीशन है उसे HbA कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन क्या है, हम कहते हैं HbA। देखो ये नॉर्मल कंडीशन होती है हीमोग्लोबिन के पास अगर जीन यहाँ पर A है, नॉर्मल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। ये है नॉर्मल कंडीशन HbA। दूसरी कंडीशन है दूसरी कंडीशन यहां पर है हीमोग्लोबिन, अरे यार कलर चेंज कर लेते हैं। एक कंडीशन यहां पर है HbA और दूसरी कंडीशन यहां पर है HbS। समझेंगे, HbA जो है ये नॉर्मल कंडीशन है और HbS जो है ये कैरियर कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, कैरियर कंडीशन है। मतलब HbA अगर किसी में जीन है तो ये नॉर्मल है, उसको हीमोग्लोबिन मतलब सिकल सेल एनीमिया जैसी कोई बीमारी नहीं है। और अगर उसके हीमोग्लोबिन पर S जीन है तो इसका मतलब यह है कि वह सिकल सेल एनीमिया को कैरी कर रहा है, जनरेशन टू जनरेशन कैरी कर रहा है। अब आप समझिएगा, मैं अगर HbA HbS का दो जीन ले लेता हूं, दो पेरेंट्स लेता हूं HbA HbS का, जैसे कि यहां पर ले लेता हूं, देखो समझो इसे। यहां पर मैं लेता हूं एक लिख लिया हूं HbA और साथ में इसके जीन है HbS। HbA क्यों बार बार ए लिखा रहा है भाई, HbS और यहां पर क्या है HbA है HbS है, ये हो गया। दूसरा एक पेरेंट्स ये है, इसे हम फीमेल लिख देते हैं, फीमेल पेरेंट्स है। और दूसरी तरफ हम लेते हैं HbA और यहां भी हम लेते हैं दूसरा जीन HbS। ये दो पेरेंट्स के दो जीन मतलब दो कंडीशंस हैं। ये देखेंगे तो दो स्पर्म इसमें हैं, दो स्पर्म सेल हैं, सॉरी एग सेल हैं क्योंकि ये फीमेल है और ये वाला हम मेल कंटेंट यहां पर मेल कर देते हैं। तो यहां पर HbA एक और यहां पर HbS, ये दो एग हैं, दो ओवा हैं, किसके पास, मदर के पास। जबकि यहां मेल वाले कंटेंट में भी दो स्पर्म सेल हैं, एक स्पर्म सेल है HbA और दूसरा स्पर्म सेल है HbS। समझ में आया, HbA एक ओवा ये है, HbS एक ओवा ये है। बेटा देखो मैंने बताया कि ये जो HbA है ये नॉर्मल है, लेकिन HbS जो है ये कैरियर है। और ये HbA HbS ये कौन था, ये फादर था। कौन था, ये फादर है। और सॉरी यार ये यहां पर मदर लिखना था क्योंकि ये फीमेल लिया मैंने। ये HbS HbA ये मदर है, ठीक है ना, ये है मदर और ये है फादर। यहां पर लिख देते हैं फादर, ये है फादर, ये है मदर। समझेंगे, मदर और फादर। यहां पर जो क्रोमोसोम्स, इनके पास मदर के पास दो ओवा है ये वाला और इनके पास ये है। अगर हम इसे फ्यूज करवाते हैं, HbA ने अगर फ्यूजन किया HbA से तो आएगा क्या कंटेंट, HbA और HbA। ऐसी कंडीशन नॉर्मल बच्चों को बनाएगी, नॉर्मल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी। HbA HbA क्योंकि यहां लिखा है नॉर्मल है। जबकि HbS गलती से अगर दूसरा कंटेंट यही HbS ने HbS वाले से इस स्पर्म सेल ने, यहां इस फ्लैजिला भी बना लो पहचानने के लिए, ये दो स्पर्म सेल हैं, ये स्पर्म सेल है। अगर इस स्पर्म सेल ने गलती से इस ओवा से फ्यूज किया, इस वाले ने इससे किया तो कैरियर ही रहेगा। लेकिन अगर इससे यहां तो कैरियर भी नहीं है, ये तो प्योर कंडीशन दिख रही है। लेकिन अगर इसने HbS ने इस HbS, क्योंकि ये कैरियर है, दोनों अगर फ्यूज किए तो यहां पर बनेगा क्या कंटेंट, HbS नए ऑफस्प्रिंग में जीन मिलेगा और मिलेगा क्या HbS। ये जो कंटेंट है HbS हीमोग्लोबिन कैरियर दोनों जीन एक साथ जाएंगी
तो ऐसी कंडीशन में जो ऑफ स्प्रिंग है ये ऑफ स्प्रिंग डाई कर जाएगा, इट कैन नॉट सर्वाइव, ये सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बेटा? क्योंकि इसमें होमोजाइगस कंडीशन दिख रही है, किसकी? एस की, सिकल सेल एनीमिया वाली जीन की, एस की। यहां पर होमोजाइगस कंडीशन आ गई, और अगर होमोजाइगस कंडीशन आ जाएगी, ऐसा मैंने आपको पिछले टॉपिक में जब कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया पढ़ा रहा था तो भी मैंने बताया था कि एक्स लिंक्ड जीन जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर लेते हैं, और ये एक्स लिंक्ड ही तो हम पढ़ रहे हैं, तो ये रिसेसिव है। लेकिन अगर अकेला था तो यहाँ कैरियर के फॉर्म में वर्क कर रहा था, लेकिन जब यहाँ पर साथ में आ गया अपना, इसका HBS दो जीन एक साथ इकट्ठा हो गए, ऐसी कंडीशन में ये लीथल हो जाएगा और जो प्रोजेनी है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया इसमें डोमिनेंट, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में डोमिनेंट हो जाएगी और फीटस को मार देगी। मतलब ये जो डेवलप हो रहा एम्ब्रियो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। समझ में आया ना? ये मैंने आपको बताया। नहीं समझ पाए होंगे तो फिर से समझ लीजिएगा। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आरबीसी अपना शेप चेंज कर लेता है और सिकल के शेप में बदल जाता है। क्यों ऐसा होता है? नॉर्मल जो जीन है वो HBA, उसकी जगह पर कैरियर जीन HBS अगर इनहेरिट हो जाता है पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में, तो जो आरबीसी का शेप है वो चेंज होने लगता है और सिकल शेप में हो जाता है, जिससे जो ब्लड की वेन्स हैं बच्चों उनमें ब्लॉकेज होता है, बॉडी के कुछ ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में एक डिजीज ऑब्जर्व होती है, जिस डिजीज का नाम सिकल सेल एनीमिया है। अगर ये जीन सिंगल फॉर्म में ही कैरी हो रही है तो ये जीन बस कैरियर के फॉर्म में ऑब्जर्व की जाती है, लेकिन अगर ये होमोजाइगस रिसेसिव मैटरनल एंड पैटर्नल बोले तो माँ और बाप दोनों से, फादर और मदर दोनों से मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ये लीथल भी हो जाती है। ठीक है ना? इतनी बात आपको बताई मैंने। ये आपको अगर समझ में आया तो अब आपको बताएंगे कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है ना? HBS अगर आ गया तो ये लीथल हो गया ज़्यादा। ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों इसका शेप गड़बड़ होता है? आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो बना होता है 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से। बताया था ना, 2 अल्फा मॉलिक्यूल और 2 बीटा मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। तो इसका कारण क्या है? और हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए मैंने बताया था कि कुछ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, और प्रोटीन को बनाने के लिए एक चेन रिस्पॉन्सिबल होती है। चेन कौन सी है? आपको पता है प्रोटीन कैसे बनता है? अभी इसी चैप्टर में पढ़ाया था। प्रोटीन बनता है विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड, फिर मोर देन 1 अमीनो एसिड, 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड्स, ऐसे जुड़ते जाते हैं। जब इनकी एक चेन बन जाती है अमीनो एसिड्स की, तो इसी चेन की हेल्प से बन करके क्या आता है बच्चों? आपको पता है जब चेन बनती चली जाएगी तो बनेगा क्या? फाइनली प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। यहाँ पर प्रोटीन बनता है। अब मैं कारण बता दे रहा हूँ कि सिकल सेल होता क्यों ऐसे चेंजिंग हीमोग्लोबिन में आती है। होता क्या है कि यहाँ पर जो चेन बन रहा है पॉली अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन की हेल्प से, तो यहाँ पर अमीनो एसिड, यहाँ पर अमीनो एसिड, यहाँ पर अमीनो एसिड, यहाँ पर मैं अमीनो एसिड A1 A2 लिख देता हूँ, आप इसको तब जल्दी समझेंगे। यहाँ पर A1 A2 ऐसे लिख देते हैं, A1, यहाँ पर अमीनो एसिड A2, यहाँ पर A3, A4, A5 और A6। चलो ठीक है, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में, वैसे स्मॉल में लिखना चाहिए। समझिएगा। अब होता क्या है कि जो 5th नंबर पर या 6th नंबर पर ये अमीनो एसिड मैंने बताया था, तो जो अमीनो एसिड है, इन अमीनो एसिड को कोड करने के जो प्रोटीन बनती है, उन प्रोटीन को कोड करने के लिए जो प्रोटीन बनती है उनमें ढेर सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये 5th नंबर पर जो प्रोटीन है, यहाँ पर जो अमीनो एसिड लगा हुआ है प्रोटीन चेन बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था एक अमीनो एसिड 6 नंबर पर होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड। क्या होना चाहिए था? होना तो चाहिए था ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पर 6 नंबर पर A6 यहाँ पर होना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, लेकिन इस जगह पर ग्लूटामिक एसिड ना हो करके यहाँ पर
जो अमीनो एसिड की कोडिंग होती है वो हो जाती है वैलीन की। किसकी हो जाती है? वैलीन की कोडिंग हो जाती है, जिस कारण से ये एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। आप समझ गए होंगे, अमीनो एसिड के ढेर सारे सीक्वेंस मिलकर के प्रोटीन चेन बनाते हैं, और इस कंडीशन में जो प्रोटीन चेन बनती है उसमें ईच अमीनो एसिड का स्पेसिफिक आपको बताया था मैंने कि सबका स्पेसिफिक कोडान होता है। कोडान वाली बात भी बताई थी आपको अभी भी इस चैप्टर में। तो अब इसमें जो ग्लूटामिक एसिड का जो कोडान है 6 नंबर पर अमीनो एसिड के, यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर आ जाता है वो कोडान जो वैलीन को कोड करता है। किसको कोड करता है? वैलीन को कोड करता है। इसलिए ये जो सिस्टम है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और इसी कारण से प्रोटीन के डिस्टरबेंस की वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद बेटा बात करेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, ठीक है ना। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है समझेंगे। अगली डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल या फेनिल कीटोन्यूरिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया या फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या है फिनाइल कीटोन्यूरिया? बेटा कुछ नहीं, ये एक इनबॉर्न डिजीज है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बना लीजिए। इनबॉर्न डिजीज है, जन्म के साथ होने वाली डिजीज है। और ये होती क्यों है? इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस की वजह से होती है। होती क्या है? तो आप लिख लेंगे इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिस्टर्ब, मतलब मेटाबॉलिक डिजीज। आप यहाँ पर लिख सकते हैं इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिजीज। ये मेटाबॉलिक डिजीज है। मतलब क्या है मेटाबॉलिक डिजीज? मेटाबॉलिक मतलब ये है कि कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है बॉडी में, और जिसके कारण से एक बीमारी काज हो रही है। होता क्या है बेटा कि अपनी बॉडी में, अपनी नॉर्मल लोगों की बॉडी में फिनाइल एलेनिन एक सब्सटेंस है जो लीवर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज लीवर में पाया जाता है, जो एक एंजाइम है, और ये कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। किस में कन्वर्ट होता है? टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये जानते रहेंगे, अपनी बॉडी का एक एंजाइम है फिनाइल या फेनिल एलेनिन, सबकी लीवर में पाया जाता है, सबके लीवर में जो नॉर्मल लोग हैं। ये फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो जाता है कहाँ पर? ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज लिख देते हैं यहाँ, हाइड्रोलेज कन्वर्टेड इनटू ये कन्वर्ट हो जाता है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज इज कन्वर्टेड इनटू, ये कन्वर्ट हो जाता है एक एंजाइम में, और कन्वर्टेड इनटू एक एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं टायरोसिन। क्या कहते हैं? टायरोसिन। हाँ, ये कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। किस में कन्वर्ट होता है बेटा? टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस कंडीशन में अगर फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हुआ टायरोसिन में, तो ऐसी कंडीशन में ये एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी में। कहीं ना कहीं तो एक्यूमुलेट होगा, अगर कन्वर्ट नहीं हुआ, यूज नहीं आया, तो एक्यूमुलेशन होगा इसका। तो ये एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी में, और इसका एक्यूमुलेशन 2 जगह पर होता है। एक तो ब्रेन में होगा। कहाँ पर होगा? ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा, और या तो ये अपनी बॉडी के किडनी में एक्यूमुलेट होता है। कहाँ पर होता है? किडनी में एक्यूमुलेट होता है। तो बेटा ब्रेन में अगर एक्यूमुलेट हो जाएगा जाकर के कौन? फिनाइल एलेनिन, तो यहाँ पर एक बीमारी काज करेगा जिसे मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। क्या करेगा? यहाँ पर करेगा मेंटल रिटार्डेशन। वहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन मतलब मानसिक अक्षमता, मानसिक विकृति पैदा करेगा, इसे बोलेंगे मेंटल रिटार्डेशन। और किडनी में करेगा तो इसके लेस एब्जॉर्प्शन के कारण किडनी का फंक्शन प्रॉपर वे में वर्कआउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बीमारी, क्योंकि ये जीन, क्योंकि ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये डिसऑर्डर या सिंड्रोम कई 2 ऑर्गन को इफेक्ट कर रहे हैं, मोर देन 1 ऑर्गन इफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसे हम प्लियोट्रोपिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपिक। आपको बताया था मैंने, प्लियोट्रोपिक डिसऑर्डर, प्लियोट्रोपिक, ट्रॉपिक नहीं, ट्रॉपिक,
प्लियोट्रॉपिक डिसऑर्डर, प्लियोट्रॉपिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। मैंने आपको इसको बताया था, प्लियोट्रॉपिक डिसऑर्डर एक से ज्यादा ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए इसे प्लियो, मोर देन वन ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए इसे प्लियोट्रॉपिक डिसऑर्डर कहते हैं। आप समझ गए होंगे, या एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। बाकी जो आपको पहले ही मैंने चार्ट में यहां पर बता दिया था, कहां गया चार्ट, ये देखिए, यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये कैसा डिजीज है। तो ये डिजीज है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड। तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये मेंटल रिटार्डेशन और किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि फिनाइल एलेनिन यहां पर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है टायरोसिन में और बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है ना, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया। बेटा फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इसलिए इनको मैं बार बार बोल रहा हूं, कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के लिए। आगे का अगला पॉइंट है थैलेसीमिया। क्या है? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आल्सो हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर, या भी हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर है। और थैलेसीमिया में जो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एनीमिया होती है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। और ये म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ जीन के कारण होता है। जब जीन में म्यूटेशन या डिलीशन हो जाए तो उसके कारण देखने को मिलता है। और इसके दो टाइप हैं, एक को बोलते हैं हम अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, और दूसरे को बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। क्या? अल्फा थैलेसीमिया, और दूसरा है बेटा बीटा थैलेसीमिया, इसको बोलेंगे हम बीटा थैलेसीमिया। समझेंगे? अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया क्या करता है? अल्फा थैलेसीमिया सिंपल सी बात है, जब सिंथेसिस ऑफ अल्फा, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन दो टाइप के प्रोटीन अल्फा और बीटा से मिलकर के बने हैं। जब बीटा का सिंथेसिस कम हो जाए और अल्फा का सिंथेसिस बढ़ जाए, ऐसी कंडीशन में बीटा का सिंथेसिस प्रोटीन का बढ़ जाना और अल्फा का कम हो जाना, ऐसी कंडीशन में, या बीटा का बढ़ जाना अल्फा का कम हो जाना, ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन के डिस्टरबेंस में के कारण जो उसका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कर्व है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसे हम थैलेसीमिया डिसऑर्डर कहते हैं। बाकी डिटेल में मैंने आपको क्लास में पढ़ाया, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आगे अगर हम बात करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट टॉपिक हमारा थैलेसीमिया के बाद है अगला टॉपिक जो कि हम लेंगे। अपना अगला टॉपिक है बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बस 3-4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, पहला ही डाउन सिंड्रोम क्या है, समझिएगा। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम सिंपल सी बात है, डाउन सिंड्रोम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 क्वेश्चन इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से बन ही जाते हैं, इसलिए आप इन तीनों को जानते रहिएगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के तीनों क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है कि डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम आपको मैंने बताया था ट्राइसोमी, मोनोसोमी और ट्राइसोमी। तो बेटा डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी या सिंड्रोम है जिसमें होता क्या है कि यहाँ पर 21 नंबर क्रोमोसोम, कितना? 21 नंबर क्रोमोसोम पर देखने को मिलता है ट्राइसोमी। क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर ट्राइसोमी देखने को मिलता है। बेटा ट्राइसोमी मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने हैं उसमें +1 हो जाएगा, 2n+1। समझने के लिए आपको बताऊं कि सारे क्रोमोसोम कैसे होते हैं। आप जानते हो, कैरियोटाइप पढ़ा होगा क्रोमोसोम का, तो सभी क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। जैसे 1 नंबर का क्रोमोसोम है तो ये पेयर में है, फिर 2 नंबर का क्रोमोसोम ये है तो ये भी पेयर में है, 3 नंबर का क्रोमोसोम है ये भी पेयर में है। कैरियोटाइप जब क्रोमोसोम का पढ़ोगे तो सारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। अब डायग्राम भी बनाया है कैरियोटाइप का, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। तो जैसे कि
ये 1 नंबर वाला जोड़ा हो गया, ये 2 नंबर वाला पेयर हो गया, ये 3 नंबर वाला पेयर हो गया। तो बेटा आपको क्या समझ में आ रहा है कि सारे क्रोमोसोम पेयर्स में है, और यहां पर जो 21 सेम बात 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है ये भी पेयर में ही होगा, मतलब 21 नंबर का 21वां क्रोमोसोम भी पेयर में ही है, यहां भी पेयर में ही है। ये 21 नंबर का क्रोमोसोम हो गया और ये भी 21 नंबर का क्रोमोसोम हो गया। लेकिन अभी तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है एक क्रोमोसोम आकर के, और ऐसी कंडीशन में जब, और एक 21 आपको पता है क्या है, 21 का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है क्या है, ये ऑटोसोम है। आपको बताया था कि स्टार्टिंग के 22 पेयर सभी ऑटोसोम हैं, जबकि 23rd नंबर का जो पेयर है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, जानते रहेंगे, इसलिए 21 नंबर वाला क्रोमोसोम ऑटोसोम है, और इस नंबर ऑफ क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा यहां पर 2n, मतलब अभी कंडीशन 2n दिख रही है, और इस कंडीशन में एक क्रोमोसोम और आकर के ऐड हो गया, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइसोमी हो रहा है। कहां पर, 21 नंबर क्रोमोसोम पर। लेकिन ये सब कुछ गड़बड़ कर देता है। इसके हो जाने से जो डेवलप हो रहा एम्ब्रियो है, अब उसका सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इस ट्राइसोमी के हो जाने से डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, और एक सिंड्रोम, एक बीमारी होगी। एक बीमारी क्या, कई बीमारी एक साथ आएगी। अब बताने वाला हूं क्या क्या होगा, क्वेश्चन आता है, इसलिए जानते रहेंगे। 21 नंबर ऑफ ऑटोसोम में जब एक ट्राइसोमी देखने को मिले या एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। और इसका प्रभाव क्या होता है ये जान लीजिए। तो इसका प्रभाव, डाउन सिंड्रोम का जो सिंड्रोम के इफेक्ट हैं, डाउन सिंड्रोम के जो इफेक्ट हैं वो आप जानते ही हैं। सिंपल डाउन सिंड्रोम का इफेक्ट क्या है, शॉर्ट स्टेचर। क्या है, शॉर्ट स्टेचर, मतलब शरीर जो है वो छोटा होगा, हाइट कम होगी, शॉर्ट स्टेचर। ब्रॉड पाम, ब्रॉड पाम, ब्रॉड पाम मतलब उसका हथेली जो हाथ का है वो क्या होंगे, हथेली चौड़ी होगी। ये हथेली हमारी जैसे नहीं होगी, सिंपल नहीं, ज़्यादा मोटी और चौड़ी। और इसे अंगूठा जो है ना, ये अंगूठा भी छोटा होता है, इनका अंगूठा छोटा होता है। माउथ ओपन, ओपन माउथ मतलब मुंह खुला खुला सा दिखेगा, ओपन माउथ, माउथ। राउंड शेप एंड फ्लैटेंड हेड, राउंड शेप का, राउंड शेप में, राउंड शेप एंड फ्लैटेंड, फ्लैटेंड हेड। जो इनका खोपड़ी है वो गोल छोटा सा और पीछे की तरफ से चिपका हुआ, फ्लैटेंड होगा, राउंड शेप, फ्लैटेंड हेड। और क्या होता है इनका, मैंने बता दिया। हाँ, टंग, फरो टंग, फरो, फरो, फोल्डेड टंग, जीभ पीछे की तरफ थोड़ी सी मुड़ी हुई, फरो, फोल्डेड टंग। ये सभी बीमारियां, और भी बहुत सारे कारण हैं ये, मतलब बीमारियां, ये सभी कारण हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सब डिसऑर्डर, सभी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं कहाँ पर, ये सभी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम किसी को हो गया तो ये सभी डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। और सारे कुछ बॉडी के ऑर्गन जैसे कॉन्गिशनल, हार्ट, जैसे इनका हार्ट का भी डेवलपमेंट कम ही होता है, ठीक है ना। और मैंने बता दिया बॉडी का आकार छोटा है, ब्रॉड पाम है, ओपन माउथ, ये सभी इनके जो है खोपड़ी छोटी और पीछे से चिपकी हुई, तो ये सभी कारण इनके जो है ये सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के लक्षण है, ठीक है ना, पहचान है। और इसके बाद बेटा फिर आगे का जो एबनॉर्मेबिलिटी है, इसको एबनॉर्मेलिटी कह सकते हैं। दूसरी बात हम करेंगे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की, है ना। तो हम यहाँ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात कर लेते हैं। क्लाइनफिल्टर, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या है, यहाँ पर भी ट्राइसोमी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 2n+1 कर देते हैं, 2n+1, यहाँ पर 2n+1। होता क्या बेटा, XY होता है ना क्रोमोसोम, 20, मैंने बताया था ना 23rd नंबर पेयर पर सेक्स क्रोमोसोम में, यहाँ पर 20, ये कहाँ पर होता है, यहाँ लिख देता हूँ, सेक्स क्रोमोसोम में। यहाँ पर ट्राइसोमी सेक्स क्रोमोसोम में, जबकि आप देख रहे थे डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी कहाँ पर देखने को मिली आपको, वहाँ पर ऑटोसोम में देखने को मिली थी। यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम में XY है ना, एक्स्ट्रा एक X क्रोमोसोम आके ऐड हो जाता है। अगर XY होता तो नॉर्मल मेल का डेवलपमेंट हो जाता, लेकिन XY एक X एक्स्ट्रा जुड़ गया, अब यहाँ पर एबनॉर्मेलिटी आ गई और एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है। और इस एबनॉर्मेलिटी के कारण
एक्स वाई क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम, तो डेवलपमेंट तो मेल का होगा। किसका डेवलपमेंट होगा? तो हम यहां लिख सकते हैं मेल डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट? मेल ही होगा, लेकिन अंडर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यहां पर अंडर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, गोनैड्स हैं, उनका डेवलपमेंट कंप्लीटली नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अंडर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो अंडर डेवलप्ड होंगे, कंप्लीटली डेवलप नहीं होंगे। कुछ फीमेल जैसे कैरेक्टर भी उनकी बॉडी में डेवलप्ड हो जाएंगे। किनकी बॉडी में? इनके क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से जो डेवलप हुए हैं, मतलब जिनमें ट्राइसोमी हो गया सेक्स क्रोमोसोम पर। तो बेटा इसमें सम फीमेल कैरेक्टर्स आर आल्सो ऑब्जर्व्ड। सम फीमेल कैरेक्टर, कुछ फीमेल कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे। आर आल्सो ऑब्जर्व, कुछ फीमेल कैरेक्टर भी दिखाई देंगे। जैसे क्या? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इंपॉर्टेंट बात जानिएगा, ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यहाँ पर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। जिसे बेटा एक वर्ड में क्वेश्चन आता है कि मेल में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट देखने को मिल रहा, तो क्या बोलते हैं? एक वर्ड में क्वेश्चन जानते रहिएगा, इस वर्ड को बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए जानते रहेंगे। गाइनेकोमेस्टिया बोले तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल में अगर किसी कारण से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे गाइनेकोमेस्टिया। क्या बोलेंगे? गाइनेकोमेस्टिया। और इस डिसऑर्डर को हम, इस सिंड्रोम को क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोलेंगे, या हम इसे ट्राइसोमी ऑन सेक्स क्रोमोसोम, ट्राइसोमी सेक्स क्रोमोसोम पर हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे। इस कंडीशन में जो मेल होगा उसका स्ट्रेचर लॉन्ग होगा, बड़ा सा भारी भरकम मजबूत दिखाई देगा, स्ट्रेचर लॉन्ग होगा। जबकि जब अभी आपको यहाँ पढ़ा था डाउन सिंड्रोम में शॉर्ट स्ट्रेचर दिख रहा था, बॉडी छोटी, हाइट छोटी, कम मतलब डेवलप होते हैं। आगे का बात हम करेंगे क्लाइनफिल्टर के बाद। नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पर ले लेते हैं हम टर्नर सिंड्रोम, समझेंगे टर्नर सिंड्रोम। बेटा टर्नर सिंड्रोम क्या है? यहाँ पर मोनोसोमी देखने को मिलती है। मोनोसोमी क्या देखने को मिलेगी? मोनोसोमी ऑन, कहां पर? सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी दिखेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2n-1, 46 क्रोमोसोम -1, यहाँ पर आएगा कितना? 45 क्रोमोसोम। और ऐसी कंडीशन में अगर XX का डेवलपमेंट यहाँ पर था तो -X क्रोमोसोम हो जाएगा। तो जब X एक क्रोमोसोम रिमूव हो गया तो ऐसी कंडीशन में जो डेवलप्ड फीमेल होगी, डेवलप तो फीमेल ही हो रही थी, तो उसमें कुछ डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, क्योंकि XX तो फीमेल को ही बनाता है, तो आपको बताया था मैंने। तो ये जो यहाँ पर डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी शॉर्ट स्टेचर, आप जानते रहेंगे शॉर्ट स्टेचर, शरीर छोटा दिखेगा, हाइट कम, शॉर्ट स्टेचर, अंडर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यहाँ भी अंडर डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे। और क्या होगा? अंडर डेवलप होंगे, या रूडिमेंट्री ओवरीज कह सकते हैं। रूडिमेंट्री नहीं लिखना यार, रूडिमेंट्री तो थोड़ा सा ज़्यादा अंडर डेवलप हो जाएगा। आप जानेंगे कि यहाँ पर ओवरी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम होगा, ना के बराबर ओवरी का डेवलपमेंट होगा। ऐसे टाइप ऑफ डेवलपमेंट को बोला जाता है, हाँ, अंडर डेवलप्ड गोनैड्स या रूडिमेंट्री ओवरी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर डेवलप्ड गोनैड्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ पर रूडिमेंट्री ओवरी लिख सकते हैं, रूडिमेंट्री ओवरीज। ओवरी जो है वो होंगी, बट जो है वो रूडिमेंट्री टाइप में होंगी, मतलब उनका कोई फंक्शनल नहीं होगा, नॉन फंक्शनल ओवरी कह सकते हैं, नॉन फंक्शनल ओवरी, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट स्टेचर, अंडर डेवलप्ड, तो इनका जानते रहेंगे। शरीर से ये दिखने में इनकी हाइट थोड़ा कम होगी टर्नर सिंड्रोम से जो है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह आ सकता है कि टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी
का एग्जाम्पल है, या ट्राइसोमी का तो जानते रहेंगे, टर्नर सिंड्रोम, मोनोसोमी। एक्स क्रोमोसोम के कम हो जाने से, सेक्स क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम के घट जाने से टर्नर सिंड्रोम होता है, जो कि फीमेल में होता है, और फीमेल का बॉडी छोटा और इनमें अंडर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रूडिमेंट्री ओवरीज, नॉन फंक्शनल ओवरीज का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जबकि हम पीछे आपको बता रहे थे यहाँ पर आपने देखा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में ट्राइसोमी, और यहाँ पर आपने देखा ये सिम्टम्स थे किसके, यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था डाउन सिंड्रोम में भी ट्राइसोमी। थैलेसीमिया 2 टाइप का बताया, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया, यहाँ पर फिनाइल कीटोन्यूरिया। इन मेटाबॉलिक डिजीज है, इसमें फिनाइल एलेनिन, मैंने बताया फिनाइल एलेनिन के मेटाबॉलिज्म ना होने के कारण, सही से मेटाबॉलिज्म ना होने के कारण मेंटल रिटार्डेशन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। किडनी एब्जॉर्प्शन फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती है, जिस कारण से ये सब डिजीजेस देखने को मिलती हैं। फिर मैंने इसमें बताया था आपको कि ये जो चेन है, यहाँ पर मैंने बताया था जो अमीनो एसिड की चेन है, इसमें अमीनो एसिड के 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलिन आकर के ऐड हो जाता है, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड के कोडान ही नहीं होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो कोडान बनते हैं ना, वो ग्लूटामिक एसिड के यहाँ पर कोडान ही नहीं थे, यहाँ पर कोडान थे किसके, यहाँ पर कोडान थे वैलिन के, तो वैलिन ऐड हो गया, जिसके कारण से सिकल सेल एनीमिया का ये मेन रीजन, काज ऑफ सिकल सेल एनीमिया ये है। फिर इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये जो है इसका ये HbA नॉर्मल कंडीशन है, HbS कैरियर है, और अगर HbS होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन आई तो ये फिटल कंडीशन भी काज करता है। इसके बाद हम आगे लेते हैं, मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर में आपको बता दिया कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, मायोटोनिक, अच्छा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आपके लेक्चर मतलब सिलेबस में डिटेल नहीं है। थैलेसीमिया के बारे में बात कर लिया है मैंने क्लास में भी, अभी भी बता दिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी थोड़ा सा दिया हुआ है, सिकल सेल एनीमिया डिटेल कर लिए हम लोग, हीमोफीलिया कर लिए, कलर ब्लाइंडनेस हम लोग ने डिटेल कर लिया है, इसमें कुछ नहीं है। अब रही बात, इसको मैंने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में भी आपको ये डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम के बारे में कंप्लीटली बता दिया। आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से रुकेंगे नहीं। अब आपका डिसऑर्डर का क्वेश्चन खत्म हो गया। रह गया है रिप्रोडक्टिव, एक टॉपिक और रह गया है, और वो टॉपिक है हमारा क्या, अगला टॉपिक है बच्चों, एक टॉपिक हमारे पास रह गया है, अच्छा टॉपिक है, उसको भी हमें करना है, छूट रहा है कई दिन से, सेक्स डिटर्मिनेशन। कुछ है नहीं, 3-4 बातें उसकी इंपॉर्टेंट है, कहिए तो बता ही देते हैं ऐसे 5 मिनट के अंदर में, मतलब क्वेश्चन लगने भर का हम बता देते हैं आपको, बाकी चीज़ें आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो इजली आप जानते रहेंगे, बस क्वेश्चन लगने भर का मैं बता रहा हूँ। सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, तो ज़्यादा कहानी ना करते हुए बस वहीं से जहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं उतने टॉपिक को ले रहा हूँ बस। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन आपको बताऊं तो इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी थोड़ा सा दिया हुआ है। इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है जहां पर इन्वायरमेंट जो है वो जज करेगा कि जो इंडिविजुअल है उसका सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे कि क्रोकोडाइल, टर्टल में मैं आपको बता रहा था, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। बाकी फिर सारी जगह पर क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलते हैं। तो ये तो आपका हो गया इन्वायरमेंटल, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन समझेंगे। एक तो हो गया इन्वायरमेंटल, तो पहले इन्वायरमेंटल हटा ही देते हैं हम, डायरेक्ट सेक्स वहीं से चलते हैं। क्रोमोसोमल है ना, क्रोमोसोमल समझिएगा, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। चलो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन समझेंगे, क्रोमोसोमल। अब इस क्रोमोसोमल में 2 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी बेटा। एक कंडीशन ऐसी होगी जब क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में जब मेल निर्धारित करेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है होगा या फीमेल, 2 कंडीशन होगी, या तो मेल करेगा निर्धारित डिटरमाइन करेगा या तो फीमेल करेगी। अब बेटा मेल जब करता है तो मेल अगर मेल इसको डिटरमाइन करेगा कि होने वाला रिप्रोडक्टिव जो एम्ब्रियो है उसका रिप्रोडक्टिव उसका सेक्स क्या होगा, इसको मेल करेगा या फीमेल करेगी। तो अगर मेल करेगा तो इसे यहाँ पर बोलते हैं मेल हेटेरोगैमिटी। क्या बोलते हैं? मेल हेटेरोगैमिटी। और अगर फीमेल करेगा, फीमेल करेगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है मतलब आगे क्या होगा ये फीमेल गैमिट तय करेगा, तो उसको हम बोलेंगे फीमेल हेटेरोगैमिटी। क्या बोलेंगे? फीमेल हेटेरोगैमिटी। समझिएगा बेटा, नॉर्मली जो है वो ज़्यादा जगह पर आपको दिखता है मेल हेटेरोगैमिटी। आपको मैंने बताया है, आप अगर ह्यूमन के केस में देखेंगे तो ह्यूमन के केस में मेल जो होता है वो XY होता है और फीमेल जो होती है उसके पास क्रोमोसोम क्या होता है? XX होता है। लेकिन
यहाँ पर हेट्रोगैमेटी लिखा है, इसको मत यहाँ पर ना लिखो, नहीं तो तुम बाद में कंफ्यूज कर जाओगे। देखो अगर मेल, यहाँ पर क्या लिखा है, ह्यूमन के केस में हेट्रोगैमेटी, हेट्रोगैमेटी मतलब गैमीट अलग अलग टाइप के, तो बेटा कहीं कहीं पर मेल जज करता है कि रिप्रोडक्टिव जो डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल मतलब होगा या फीमेल होगा, तो उसके डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मेल होता है, तब मेल का रिप्रोडक्टिव गैमीट हेट्रोगैमेटिक होता है। और अगर कहीं कहीं पर फीमेल है तो उसका जो गैमीट है वो कैसा होगा, वो गैमीट जो होगा फीमेल के केस में, फीमेल का गैमीट जो है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। अब क्या है हेट्रो और होमो, मैं आपको समझा दूं। इधर देख लो, अगर इन द केस ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं, इंसानों की बात करें ह्यूमन के केस में, समझो अगर ह्यूमन की बात करें तो यहां पर बच्चों आपको पता है मेल और यहां पर फीमेल लिख दिया मैंने। समझो मेल हेट्रोगैमेटी की अगर बात करें तो मेल में आपको हेट्रोगैमेटिक कंडीशन दिखती है XY, फीमेल में क्या दिखता है, फीमेल में दिखता है XX क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में, मेल है या फीमेल है, तो आप बताएंगे सर हेट्रोगैमेटी मतलब XY अलग अलग टाइप के गैमीट, ये आपको मेल में दिख रहा है, जबकि फीमेल कैसा दिख रही है, सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट, तो इसे होमोगैमेटी बोलेंगे। सिमिलर सी बात है ना, समझ में आ ही गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको जानना है कि कहाँ कहाँ पर ये देखने को मिलता है ना, कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। तो बेटा देख लो, ये ह्यूमन में ही नहीं, आगे मैं ऐड कर देता हूँ ड्रासोफिला एंड ह्यूमन। ये आपने ड्रासोफिला पढ़ा है, पहले भी मैंने पढ़ाया है, ड्रासोफिला एंड ह्यूमन, यहाँ लिख दिया मैंने। ड्रासोफिला और ह्यूमन में सिमिलर यही वाला देखने को मिलता है, मेल हेट्रोगैमेटी फीमेल XXY, XX मेल जो होगा वो XY होगा ड्रासोफिला में भी, और फीमेल जो होगी वो कैसी होगी, XX होगी। सिमिलर है, कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। बात कर लें इंसेक्ट की, यहां पर मैं ऐड कर देता हूं आगे। अगर बात कर लेते हैं हम इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट में कैसा होता है, यही क्वेश्चन आता है इसलिए मैं क्वेश्चन को बना देता हूं, आपको फटाफट क्वेश्चन ही डायरेक्ट बता रहा हूं, बस मैं इसको कभी टाइम मिला तो डिटेल भी कर दूंगा। इंसेक्ट में अगर बात करें बेटा, तो इंसेक्ट में X0 और XX टाइप का देखने को मिलता है। X0 यहां भी हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है और X0 रिप्रेजेंट द मेल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मेल हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है, और XX जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, फीमेल इंसेक्ट को। किसको, तो आपको पता चल गया, यहां पर मैंने दो बता दिया आपको, XX या बता दिया, XY बता दिया, और यहां पर मैंने आपको बता दिया XX जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है किसमें, ह्यूमन में, और XY मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन में। ड्रासोफिला में XY सेम मेल को रिप्रेजेंट करेगा, XX रिप्रेजेंट करेगा फीमेल बॉडी को। जबकि बात करेंगे इंसेक्ट में तो X0 या सॉरी X की जगह पे यहाँ पर 0 है, ये 0 है, O नहीं है, X0 मतलब एक X गायब है, तो ये कंडीशन तो हेट्रोगैमेटिक हो गई, यहाँ पर कुछ है ही नहीं दूसरा, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है मेल को, और XX रिप्रेजेंट करता है सिमिलर टाइप का गैमेट जो है वो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को करता है। अब बेटा ऐसे ही थोड़ा सा एक डिफरेंस है, अगर आप लेंगे बर्ड्स का, बर्ड्स में आप थोड़ा सा देखेंगे तो अंतर दिखेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है फीमेल हेट्रोगैमेटी। क्या मिलता है, फीमेल हेट्रोगैमेटी, ठीक है ना, फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल हेट्रोगैमेटी में बेटा क्या है, यहां पर ZZ एंड ZW टाइप देखने को मिलता है गैमीट्स। क्या मिलेगा, ZZ एंड ZW, यहां पर एक ZZ होता है और दूसरा गैमीट क्या दिखता है, ZW। बेटा ZW जो है इट रिप्रेजेंट द फीमेल, समझेंगे, इट रिप्रेजेंट द फीमेल, ये इंपॉर्टेंट बात है, इट रिप्रेजेंट द फीमेल, ये फीमेल बर्ड को रिप्रेजेंट करेगा ZW, यही इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर फीमेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिलता है, कहां पर, बर्ड्स में, याद रखना ZW रिप्रेजेंट द फीमेल, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना, ZW रिप्रेजेंट द फीमेल, और यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये ZZ रिप्रेजेंट द मेल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल को रिप्रेजेंट करेगा, ये जानते रहिएगा। तो बस फीमेल हेट्रोगैमेटी यहां पर देखने को मिल गया, ठीक है ना। बेटा एक जगह और बचता है जिसमें मैं आपको जैसे कि जिसमें आपको करना क्या है, ये मैंने बता दिया आपको, बर्ड्स में ZZ रिप्रेजेंट द मेल, ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा, बट इट इज अ होमोगैमेटिक कंडीशन, याद रखना। बाकी होमोगैमेटिक कंडीशन कहीं भी आप देखेंगे ज्यादा जगह पर होमोगैमेटिक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर ZZ क्रोमोसोम जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ZW हेट्रोगैमेटिक कंडीशन फीमेल बर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, गलत मत करिएगा। बेटा देखिए इसके बाद आता है एक, हम ले लें अगर तो
हमको दिखता है उसमें हनी बी में, किसमें, हनी बी में, हनी बी में। अगर हम हनी बी का देखें, अगर हम देखें हनी बी का, तो शहद या मधुमक्खी आप जानते होंगे, तो इनमें क्रोमोसोम के नंबर, न्यूमेरिकल सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। इनके नंबर आप क्रोमोसोम डिपेंड करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव जो एम्ब्रियो होगा उसका क्या कहते हैं, सेक्स क्या होगा, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, समझ में आया ना। तो इसको भी मैं करवा दूंगा, इसको एक वन साइड में कभी, क्योंकि छोटा सा 5 मिनट में लेकर के बता दूंगा। सिंपल कुछ होता नहीं है। अगर एग्स फर्टिलाइजेशन में जाता है तो फर्टिलाइजेशन में जाने के बाद वो ड्रोन बनता है, या नॉन फर्टिलाइजेशन में जाता है। 2 कंडीशन होती है। फर्टिलाइजेशन में जाता है, कभी कभी फ्यूज होकर के जाता है, फ्यूज होकर के जाएगा तो 32 नंबर आप क्रोमोसोम होगा। नॉन फ्यूज होकर के बिना फ्यूजन से जाएगा तो 16 नंबर आप क्रोमोसोम होगा। 16 नंबर आप क्रोमोसोम होता है तो ड्रोन बनता है। और अगर फ्यूजन के बाद जाता है तो इसको बहुत इंटरेस्टेड है, मैं इसको थोड़ा सा 5-7 मिनट कभी ले करके आपको करवा दूंगा, जिसमें क्वीन और हनी बी, मतलब क्वीन बी और ड्रोन और वर्कर बी, तीनों का फार्मूला बता दूंगा कैसे बनता है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। आज मैंने मैक्सिमम आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पे भी बात कर ली और आपको डिजीज पर भी बात कर ली, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। हालांकि मैंने इसको 60 में लेने का प्रयास किया है, थोड़ा कम टाइम दिया मैंने इसके लिए, लेकिन क्योंकि क्लास में मैंने इसे 2 लेक्चर में कराया है, तो आप इजिली थोड़ा सा 1 घंटे में मैंने इसे ख़त्म किया है, थोड़ा सॉर्ट आउट किया है। लेकिन आप एक बार इसको देखिएगा, समझिएगा और क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा, आपसे सब हो जाएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। खूब पढ़िए, मस्त रहिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे यार। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। लड़ते रहिए, जंग जो लड़ता है वही जीतता है। और आप 100% अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलके ही रहेगा। लड़ने वालों की कभी हार होती ही नहीं है। आप लड़ रहे हो तो आपकी जीत होगी और देखा जाएगा। मंजिल की बात मंजिल पर करेंगे, अभी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आप पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए, अपना पूरा टाइम दीजिए, टाइम को वेस्ट मत करिए। पूरा टाइम आपके लिए पढ़ने के लिए है। अभी 8-9 महीने लगभग बचे हुए हैं और एग्जाम में हम आप सब लोग मिल करके अच्छी फाइट करेंगे और हम लोग जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। ये मेहनत रंग लाएगी। फिर मिलेंगे बच्चों, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय बायोलॉजी।